अदालती रिमार्क्स पर गर्मा गर्म बहस। इस तरह करने से एक अना की तस्कीन भी मकसूद होती है। जब फैसल वाडा बात करते हैं पार्लियामेंट की सैंक्टिटी की, पार्लियामेंटेरियंस के रेप्यूटेशन की, तो मुझे बहुत खटकती है। फैसल वाडा को जब नायल किया गया, इसी अदलिया ने उनको बहाल किया। इदारों के दरमियान पहले एक तनाव था और वो तनाव अब एक जंग में तब्दील हो गई है। फैसल वाडा साहब की बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में क्वेश्चनेबल रिकॉर्ड है उनका। ये सब वॉर जोन में दाखिल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सेनेट में हुआ कुछ यूँ कि प्रॉक्सी के रिमार्क्स पर फैसल वाडा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई। फैसल वाडा खूब गर्जे बरसे और उन्होंने कहा कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इन्होंने न सिर्फ उनकी ज़ात बल्कि इस पूरे ऐवान की तौहीन की है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, ये मुतालबा किया गया। फैसल वाडा की आवाज़ में आवाज़ मिलाई मुख्तलिफ सेनेटर्स ने, जिनमें इरफान सिद्दीकी साहब, तलाल चौधरी, फैसल सब्ज़वारी साहब शामिल थे। आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बात की, लेकिन इस सबसे इख्तलाफ किया इमल वली ख़ान ने, और उन्होंने कहा कि हम क्यों पराई लड़ाई में घुसें। उन्होंने कहा अगर कोई प्रॉक्सी नहीं है तो उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह के अल्फाज के ऊपर हमें इन बातों के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए, इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ये जिस तरह के रिमार्क्स दिए गए, आइन अदालतों को इख्तियार नहीं देता, और ये भी नहीं इख्तियार देता कि जो चाहे जोश खिताबत में, गुस्से में बोल जाएँ। उनको जो कहना है फ़ैसलों में लिखें। इस तरह से पार्लियामेंटेरियंस की, लोगों के वोटों से मुंतखब हुए हुए नुमाइंदों की तौहीन ना करें। ये तजवीज़ भी पेश की कि तौहीन को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। इस सिलसिले में जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है वो रिपोर्ट तैयार करे और अपनी तजावीज़ फिर चेयरमैन सेनेट को पेश करे, ताकि इसके ऊपर आइंदा का लाहे अमल तय किया जा सके। ये जो तजवीज़ आज़म नज़ीर तारड़ दे रहे हैं, कितनी काबिल अमल है, इस मामले के ऊपर आगे क्या हो सकता है और ये बातें क्यों हो रही हैं, अपने तज्ज़ियाकारों से सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन करें सलीम साफ़ी साहब, फ़खर दुरानी साहब, रीमा उमर साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। ये जो दो राय हमारे सामने आई है, और ख़ासकर फैसल वाडा, इरफान सिद्दीकी, तलाल चौधरी साहब, फैसल सब्ज़वारी साहब, सब ने बड़े गिले शिकवे किए अदालत से। कितना वज़न है इनके गिले शिकवों में, और ख़ासकर ये जो प्रॉक्सी से मुतल्लिक़ अब नया मामला छिड़ा इसके ऊपर? शुक्रिया अलीना। जो सबसे पहले तो मैं जो वज़ीर कानून है, उन्होंने आखिर में जो आपने रिमार्क्स सुनाए हैं, एक तो वो ये कहते हैं कि ये अदालत के पास कौन सा वो है, क्योंकि वज़ीर आज़म को 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है, जबकि अदालतें कह रही हैं हम वज़ीर आज़म को और पूरी काबीना को लाइन में लगा देंगे। देखें, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ख़ुद इसी 6 जजेस वाले जो केस है उसके मामले में भी ये कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। तो उनके जो सबऑर्डिनेट जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक डिफरेंट व्यू ले रहे हैं। एक तो उसको कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। दूसरा जो ये इन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की है प्रिविलेज मोशन के हवाले से, कि जो सेनेटर फैसल वाडा को प्रॉक्सी कहा गया, तो उसके हवाले से वो कोई प्रिविलेज मोशन वगैरह मूव कर रहे हैं। देखें, आपके पास जो पार्लियामेंट है उसके पास अख्तियारात ही नहीं है प्रिविलेजेस के हवाले से, क्योंकि जो प्रिविलेजेस एक्ट ही नहीं है इनके पास। तो जो पार्लियामेंटेरियन को ये जजेस, जो पार्लियामेंटेरियन है वो जजेस को किसी भी सूरत में मेरा ख्याल है कि वो समन नहीं कर सकते। हमने देखा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान में, यूपी की स्टेट थी गालबन, उसमें जजेस और इसी तरह की अदलिया की जो पार्लिमान है उसके दरमियान इसी तरह की खींचातानी हुई। अदलिया ने कुछ जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको तौहीन अदालत का नोटिस किया, तो पार्लियामेंटेरियंस ने जजेस को समन कर लिया पार्लियामेंट में। इसी तरह का जो पाकिस्तान में ये सहूलियात नहीं है। पाकिस्तान में एक 1963 का प्रिविलेजेस एक्ट था ऑफ नेशनल असम्बली, वो 1989 में जो फेडरल शरीयत कोर्ट थी उन्होंने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया था, और उसकी रीज़न ये दी थी कि इस्लाम में जो पार्लियामेंटेरियन की प्रिविलेजेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये गैर इस्लामी कानून है, तो उसको वो ख़त्म किया जाता है। अब सवाल ये है कि जो पार्लियामेंट में 89 से ये कानून ख़त्म कर दिया गया, उन्होंने उसके बाद कोई कानून साजी नहीं की अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के हवाले से। तो अब ये इसको कोई 30-35 साल हो गए, अभी तक कोई कानून साजी नहीं कर सके। 2014 में इन्होंने एक अटैम्प्ट की थी इसी तरह की प्रिविलेजेस एक्ट को दोबारा से लाने के हवाले से, और उस हवाले से जो इन्होंने लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया था और प्रिविलेजेस एक्ट के हवाले से तजावीज़ मांगी थी, जिसमें जो मेजॉरिटी थी उन्होंने ये कहा था कि जब तक कि कोई नया कानून नहीं आता, जो पुराना कानून है वो लागू रहेगा।
उसके बावजूद, इस लीगल ओपिनियन के बावजूद पार्लियामेंट ने जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। फिर उन्होंने एतजाज़ एहसन साहब को बुलाया और एतजाज़ एहसन साहब से उस टाइम जो है क्योंकि पूछा कि आपकी क्या राय है, उन्होंने भी यही उसको दुरुस्त कहा, लेकिन फिर उन्होंने एक तजवीज़ दी थी कि आप जो 1963 का एक्ट था, प्रिविलेजेस एक्ट था, उसको दोबारा से वो इनेक्ट कर लें और उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करके एक नया कानून ले आए। और अगर कोई कोर्ट में चैलेंज करता है तो फिर हम इन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो बात करके इसको दोबारा से ला सकते हैं। अब उस बात को भी गुजरे हुए 10 साल हो गए, पार्लियामेंटेरियन जो है वो कोई ऐसा कानून नहीं ला सके। तो मैं इक्वली इनको पार्लियामेंटेरियन को भी रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ कि जो इस तरह की अगर कोई उनकी अदलिया वज़ीर आज़म को बुला लेती है, काबीना को बुला लेती है या पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से प्रॉक्सी के रिमार्क्स दे देती है, तो इनके पास देखें रूल्स के तहत ये कोई जो है किसी जज को नहीं बुला सकते। अगर कोई कानून होता, वो जो 63 का जो कानून था उसमें एक ख़ास तौर पे शिक थी कि जो इजलास जारी होता है, सेशन जो होता है, उससे 15 दिन पहले और उसके 15 दिन बाद सेशन के किसी भी पार्लियामेंटेरियन को कोई अदालत समन नहीं कर सकती। तो इस तरह की कुछ उसमें शिकें थी जिसमें प्रोटेक्शन थी पार्लियामेंटेरियंस को। तो मैं ये समझता हूँ कि अब या तो पार्लियामेंट अगर अपने आप को मजबूत करना है तो उन्हें फिर एक बार लेजिस्लेशन करनी होगी, कानून साजी करके नया कानून ले हैं। अदरवाइज ये रूल्स के जरिए अगर ये अदालत के साथ वो करना चाह रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उसमें कामयाब होंगे। वैसे आपके तजवीज़ देते हैं क्या होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें जिस तरह अदालत है वो अपने एक उन्होंने तौहीन अदालत का जो है वो बारहा इस्तेमाल किया। हमने देखा है कि पिछले टेन्योर में भी उन्होंने 3-4 पार्लियामेंटेरियंस को इसी तरह नाअहल किया था। हालांकि जो तौहीन अदालत है वो सच बोलने के ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगती। इसी तरह जो है अगर किसी अदालत के फैसले के ऊपर तनकीद, जायज़ तनकीद की जाती है, उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। इसी तरह फेयर जो कमेंट है उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लग सकती। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है तौहीन अदालत का जो है वो बारहा इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस को भी अपनी जो एक प्रोटेक्शन है इस हवाले से या प्रिविलेजेस हैं उसका कानून आना चाहिए, ताकि एक पार्लियामान एक सुप्रीम इदारा है जिससे कानून साजी और आइन साजी होती है, अगर उनको भी प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसका क्या फ़ायदा है। जो अच्छा, बिफोर मैं आगे बढ़ूँ पर एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा कि आपको लगता है वाडा साहब ने जो बात कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर उसके ज़रिए जो अदालत ने, या पता नहीं उन्होंने उसी तरीके से कहा या नहीं, जिस तरह भी कंस्ट्रू हुआ उसका मतलब यही था कि शायद वो उस तरफ इशारा करे, तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है? देखें फैसल वाडा ने बारहा कहा कि मेरे पास जो मैंने बातें की हैं उनके तमाम सबूत हैं, तो इट मीन्स कि वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो वो बारहा सिर्फ ये नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स के उनके पास कुछ है। और इसी का अगर मैं फैसल वाडा की एग्जांपल दूं तो फैसल वाडा को जब नायल किया गया इसी अदलिया ने उनको बहाल किया, हालांकि वो उस टाइम जो है वो ताहियार नैली के हवाले से इनका वो था 62(1)F के तहत, उस टाइम ये भी नहीं आया था कि 5 साल के लिए होगा, ये अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ था। तो वो अगर ये इनको जो प्रॉक्सी कहा गया है तो उस टाइम भी फैसल वाडा किसी की प्रॉक्सी होंगे कि अदलिया उनको जो है किसी के कहने के ऊपर ये इतने ज़्यादा रिलीफ दे रही थी उस टाइम। तो ये प्रॉक्सी के हवाले से जो ये एक उन्होंने वो पॉइंट उठाया वो भी मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई है, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाने वाले होते हैं उनको इल्ज़ाम साबित भी करना होता है। उमर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, मैं एक तो ये समझता हूँ कि जो हमारी अदलिया है या कोई भी अदारा है उनका ज़्यादातर फोकस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से ज़्यादा हर टाइम वो अपनी ताकत को नापते रहते हैं कि मेरे पास क्या ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ। और जो जज साहबान हैं वो भी शायद उनको भी इस चीज़ की ऑब्सेशन है कि हम फलां को बुला सकते हैं, फलां को बुला सकते हैं करने को। इसका मतलब है कि हर शख्स जिसके पास जो एक उसके पास ताकत है उसको रिमाइंड कराता रहे दूसरों से, तो इस तरह से एक पूरे मुआशरे में एक अदारों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो एक तो उन्हें भी एक इस मामले में ज़रा एहतियात से काम लेनी चाहिए, उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और माजी में वो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को वो बुला भी चुके हैं, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ये लगता है कि इस तरह करने से एक अना की तस्कीन भी मकसूद होती है। बाकी जो बातें उधर हुई हैं और जो प्रॉक्सी की बात हुई है, ये बात भी अब जो फैसल वाडा साहब हैं वो उनका ये दावा है कि वो आज़ाद हैं और हर लिहाज से आज़ाद हैं, एज अ सेनेटर भी आज़ाद हैं।
बज़ाहिर तो प्रॉक्सी को इशू उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बना दिया है, लेकिन मुझे जो इसमें खतरा नज़र आता है वो ये है कि कई जज साहबान हैं कि जिनके जुडिशरी से बाहर उनके भी ताल्लुकात हैं। अगर कल किसी ने ये बात कर दी कि फलां के कहने पर कर रहा है, तो फिर ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये कोई इससे मामला हमारे ठीक होने वाले नहीं है। फैसल वाडा के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, काफ़ी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन जो सेनेट में डिबेट हुई है उसमें जो बात तलाल चौधरी ने की है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि उस टाइम तो इंतहाई टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी थी, अभी तो वो वाला मामला ही नहीं है। अब तो जुडिशरी डिवाइडेड है। अब तो ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए और हाई कोर्ट वो भी उसी लाइन पर चल रही हो और जो लोअर जुडिशरी है वो भी चल रही हो। तो पहले तो हमने ऐसे मामला देखे हैं कि जब सारे एक ही डगर पर चल रहे थे। तो इस पे जो एक आजम तारड़ साहब की एक ये उनका कहना है कि भाई उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अवाम का नुमाइंदा है। ये बात दुरुस्त है। और इस मामले में जजेस को बल्कि ये चाहिए कि उनको अगर उनके हवाले से कोई लेजिस्लेशन होनी है तो वो ये होनी चाहिए कि इनके ना रिमार्क्स देने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। इनका काम रिमार्क्स देना नहीं है। हम रिमार्क्स देते हैं इनके, जब पढ़ते हैं तो कोई बात और होती है, फैसला पढ़ते हैं तो उसमें उतना एक जलाल नजर नहीं आता। बहुत दिलचस्प आपने रिमार्क दिए कि रिमार्क्स देने पर ही पाबंदी लगा दें। अगर अदलिया सवाल पूछती है या अपनी क्लैरिफाई करने के लिए अपना नजरिया कुछ भी कहती है, रिमार्क्स देती है, तो उसके ऊपर पाबंदी कैसे? नहीं, उसमें ये है ना कि आपने जो फैसला करना है ना वो फैसला करें। मुझे याद है कि एक दफा सुप्रीम कोर्ट में केस था, हमारे को मीडिया के रिलेटेड था, और एक जज साहब जो अभी रिटायर हो चुके हैं उन्होंने वो कहा हमें पता है वो फलां खबर जो है उससे किसने क्या फायदा उठाया, उससे जो स्टॉक मार्केट क्रैश की हमें पता है कि उसने किसने पैसे बनाए। अच्छा, वो खबर देने वाला उसके फरिश्तों को भी नहीं आइडिया था कि ये जितनी जज साहब ने एक कैलकुलेशन की है कि किसने क्या फायदा उठाया, उसके दफ्तर वालों को नहीं आइडिया था जब वो खबर दे रहा था कि इसका क्या क्या फायदा हो सकता है या जज साहब जो है इसकी क्या तशरीह करेंगे। तो उस पे हमारे एक सीनियर थे तो उन्होंने जज साहब से ये बात की, उन्होंने कहा कि सर आपने जो भी बातें करनी है ना, इवन जो आपके रिमार्क्स हैं आप अपने फैसले में लिख दें। फैसले में लिखने का ये है कि उधर आपने ये चीजें साबित भी करनी है ना। ये तो हो गया ना कि आप रिमार्क्स दे के आगे चल जाते हैं। हमारे यहाँ असल में पॉपुलिज्म काफी है। अच्छा। जो जज साहबान है वो भी एक तरह से एक वो समझते हैं कि उनके पास एक वो शायद अवामी मैंडेट से आए हुए हैं और वो रिमार्क्स दे के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर रहे हैं, हमें भी बड़ा गुस्सा आ रहा है। लेकिन उनकी ये ड्यूटी नहीं है। वो जो भी चीजें हैं ना फैसले में लिखें, और फैसले में जब चीजें आती हैं ना तो रिमार्क्स के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि फैसले में लिखते हुए आपको साबित करना पड़ता है कि जो आप बात कर रहे हैं वो किस तरह आप क्वालिफाई कर रहे हैं और वो किस हद तक दुरुस्त हो सकती है। तो इससे ओवरऑल आपने इन द मीनवाइल फैसले से पहले ही जो लोग भी उस केस में पार्टी होते हैं आप उनको काफी हद तक मिलाइन कर चुके होते हैं, और आपने अपना एक रोल ये अडॉप्ट किया हुआ है कि जैसे हमारा रोल एक कौम के बाप कह रही, हम किसी को अगर कोई अच्छी बुरी बात करें तो उनको माइंड नहीं करना चाहिए। हालांकि उधर जो लोग खड़े होते हैं उनकी भी अपनी इज्जत नफ्स होती है। जज साहबान जो है उनकी अगर तौहीन हो जाती है थोड़ी थोड़ी बातों पे तो आगे जो उनके सामने मुल्ज़म खड़े होते हैं वो असल में कानून के एहतराम होते हैं। अच्छा, तो उमर ये बताएं, अब ये जो सेनेट में मामला उठा है आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ेगा? क्या कुछ इसके ऊपर अमली तौर पर होगा जैसे कि कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटीज के ऊपर अपनी तजावीज़ दे? फ़खर ने भी अपनी एक तजवीज़ दी, आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो प्रिविलेजेस वाले मामले हैं मैं ज़ाती तौर पे इससे पसंद नहीं करता। ये जो हमारे मैंने जिस तरह पहले बात की कि ये सारे अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और ये हर टाइम ये चेक करते रहते हैं कि हमारे पास क्या ताकत है। यानी तो हर इदारा अपना खुद एहतसाब करे? नहीं, अपना एहतसाब करे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कुछ हो सकता है तो कोई अदलिया के साथ मिल बैठ कर ये बात कर लें कि आपने जो बातें करनी होती है ना आप अपने फैसलों में किया करें। ये जो रिमार्क्स वाला कल्चर है इसको खत्म करें। मेरा तो ये है, मैं कोई जजेस ये जो जैसे फ़खर अभी इससे पहले कह रहे थे ना कि इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर पार्लियामेंटेरियंस या कोई कमेटी बुला ले जजेस को और फिर उनसे पूछे कि भाई ये क्यों हुआ, उनको जस्टिफाई करने का मौका दे दें। नहीं, अभी तो एक तो ये बुला भी नहीं सकते और दूसरा नहीं सर, अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाए कानून साजी इसके ऊपर कर लें तो आपकी क्या राय है?
देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ ना, कानून साज ये करें कि वो इस तरह के काम करें ना, उनको बुलाकर, ये कौन सा ये बड़े मिस्टर राइट हैं, इनके भी तो अपने मसाइल है ना, ये उधर बुलाकर तो ये एक टेंशन ही बढ़ेगी। ये इसका नतीजा यही निकलेगा जी कि अगर आपने हमारे बारे में रिमार्क्स दिए तो हम भी देंगे। इसके बारे में जिस तरह होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट, अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट में ये चीज शामिल करनी चाहिए। ये बेशक चीफ जस्टिस से मुलाकात करें, लॉ मिनिस्टर वैसे भी तो उनके साथ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बैठते हैं, तो वो करें कि जिसमें जजेस को इस चीज से रोका जाए कि आप रिमार्क्स देने की बजाय आपने जो भी है आप फैसले में वो चीजें। ठीक है उमर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगी मैं, उसके बाद ये सवाल कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये मुमकिन भी है, किया जा सकता है, ऑफ कोर्स हमारा बुनियादी सवाल कि क्या ये इस्तेहकाक होना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस का कि अदलिया को या जजेस को बुलाकर जवाब दे किया जाए। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक जी डिस्कशन मजीद बढ़ाएंगे। अदालती रिमार्क्स पर गर्मा गर्म बहस हुई है सेनेट में और एक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। इसी के ऊपर अपने तजियाकारों की राय जान रहे हैं हम। रीमा, इंटरेस्टिंग दो मुख्तलिफ आरा आई हैं हमारे पास ब्रेक से पहले, आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? क्या हो सकता है इस सिलसिले में या क्या करना चाहिए? और ऑफ कोर्स ये रिमार्क्स से मुतल्लिक जो उमर ने अभी बात की कि एक ज़रिया ये हो सकता है कि अदालत को कंस्ट्रिक्ट या रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि रिमार्क्स ना दें, डायरेक्ट फैसले दें, ये किस हद तक काबिल अमल है? जी शुक्रिया लीना। तीन मुख्तलिफ बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। पहली जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके इल्जामात हैं वो, दूसरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और तीसरा आगे क्या करना चाहिए, प्रिविलेजेस, रिमार्क्स एक्सेट्रा। पहली बात, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन जब फैसल वाडा बात करते हैं पार्लियामेंट की सैंक्टिटी की, पार्लियामेंटेरियंस के रेप्यूटेशन की, तो मुझे बहुत खटकती है, क्योंकि मैं नहीं भूली कि कुछ साल पहले वो पार्लियामेंट में ही खड़ा होके, मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली में, बात करते थे कि सैकड़ों कुछ पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में, उन्हें जो है किसी जीप के साथ घसीट के फिर लटका दिया जाए तो पाकिस्तान के सब मसाइल का हल निकल आएगा। तो ऐसी बातें जो शख्स करता है, नफरत अंगेज बातें, वायलेंट बातें, उनको जब मैं सुनती हूँ ये बात करते हुए कि जजेस को पार्लियामेंटेरियंस की, पॉलिटिशियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं उनको सीरियसली नहीं ले सकती। फैसल वाडा साहब की बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में क्वेश्चनेबल रिकॉर्ड है उनका। वो शख्स हैं जो टीवी शो पे बूट ले आते हैं, जो जर्नलिस्ट को धमकाते हैं, जिनका खुद डुअल नेशनैलिटी पे केस चला, उनके खिलाफ फैसला आया। तो इनको कैसे आप संजीदगी से ले सकते हैं जब भी किसी के खिलाफ इस पर इल्ज़ामात लगा सकते हैं? दूसरा, चले अगर आपने संजीदगी से लेना भी है, वो इल्ज़ामात क्या लगा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अदालत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस तो बात की बात है। कोई भी शख्स जिसको थोड़ी सी भी मालूमात है इन चीजों की, वो ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई रिकॉर्ड है, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जस्टिस बाबर सत्तार की के ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप के ऊपर जस्टिस अतर मनीला जो है वो प्रोड्यूस करें। मतलब कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सा कानून उन्हें पाबंद करता है कि ये रिकॉर्ड हो? जो सिटीजनशिप का मामला जो है जजेस की, कहाँ लिखा है कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें वो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड रखना चाहिए? ये सब बातें वो रिटोरिकल कर रहे हैं, इसका कोई बुनियाद ही नहीं है। हमारा आइन, हमारा कानून कहीं भी ये नहीं कहता कि जजेस जो हैं वो डुअल नेशनैलिटी उनकी नहीं हो सकती। हमारा आइन पार्लियामेंटेरियंस के बारे में ये कहता है, जजेस के बारे में नहीं कहता। तो किस मेयार पे, किस बात पे ये वो इसको पूरा वो कंट्रोवर्सी अभी भी बना रहे हैं? और जबकि अब वो मानते हैं कि शायद जस्टिस बाबर सितार के पास ग्रीन कार्ड था, डुअल नेशनैलिटी नहीं थी, फिर भी वो इसको एक इशू बना रहे हैं। दूसरा, वो वही नीरा रिटोरिकल बातें, पॉपुलिस्ट बातें कि अदलिया ने इनको जो है बिट्रे किया, अदलिया ये नहीं करती, अदलिया का खुद रोल कितना बुरा रहा है, अदलिया केसेस में जो आम लोगों के कुछ नहीं करती, लेकिन इस केस में अदलिया जो है वो क्या करी। मतलब सही बात है, अदलिया का बहुत बुरा रिकॉर्ड है, लेकिन उसका क्या रिलेशनशिप है इस मामले से, मुझे तो नहीं समझ आती। अगेन बातों की ही है कि आप हवाई फायर जिसे कहते हैं वो आप करें, कि आप लोगों का जो सेंटिमेंट है एंटी जुडिशरी उसको बस भड़काएं। तीसरा, वो कहते हैं कि जजेस को ब्लेमलेस होना चाहिए, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये जो पार्लियामेंट का 62(1)(f था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही रीड डाउन किया है, पार्लियामेंट ने तो रिपील नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि ये नहीं अप्लाई हो सकता पार्लियामेंटेरियंस पे, और उन्होंने कहा जब तक इसको कोई ठोस सा एक प्रोविजन नहीं बनाते, इसको एक तरह से सस्पेंड कर दिया इसकी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने। इवन दो ये आइन में है, आइन में
तो सुप्रीम जुडिशियल जो काउंसिल है उसका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, जो वो ब्लेमलेस कहता है। अब कौन जज है जो बिल्कुल ब्लेमलेस होगा? अगर आपको लगता है कि आप एक केस बना सकते हैं जजेस के खिलाफ, आप जाइए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और देखिए कि क्या बनता है उसका। ये कहना कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगा दिया कि जजेस ब्लेमलेस नहीं है और उनको निकाल दिया जाएगा फौरन, पता नहीं वो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एग्जैक्टली ठोस क्या उन्होंने बात की है, इल्जामात लगाए जिसपे वो कह रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक उनको जो है जवाब मिलना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं। इसके पीछे कुछ ना जस्टिस अतर मिनिला ना जस्टिस बाबर सत्तार का जो वकार है या उनकी इज्जत है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका स्टैचर बढ़ता ही है क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस इल्जामात ही नहीं है जो वो लगा रहे हैं। और गिवन कि ये फैसल वाडा है जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड कितना कंट्रोवर्शियल और प्रॉब्लमैटिक है, ये और उनकी बातों को बिल्कुल बेबुनियाद सा बना देता है। पहली बात। दूसरी बात, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए मेरा ख्याल है, मैं डिसएग्री करती हूँ कि पाकिस्तान में हर वक्त कंटेम्प्ट हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। जितनी तनकीद यहाँ जजेस की होती है, जितनी जुरिस्डिक्शंस मैं कवर करती हूँ, मैंने कहीं नहीं देखी इस कदर क्रिटिक। और बाय एंड लार्ज अदलिया रिस्ट्रेंट जो है वो शो करती है। तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज साहब, इन दोनों को स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट के लिए जो सजा दी गई थी बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, लेकिन उसको अब मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए हैं। उसके बाद से हमने देखा इस तरह के नोटिस भी अगर लिए जाते हैं, आगे कुछ नहीं होता उस पर, क्योंकि बाय एंड लार्ज अदलिया रिस्ट्रेंट शो करती है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि इस मामले में भी रिस्ट्रेंट शो हो, क्योंकि चाहे जितनी भी मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक थी फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितनी बेबुनियाद उन्होंने बातें की, लेकिन फिर भी जो कंटेम्प्ट, मेरी नजर में कंटेम्प्ट लगना चाहिए 2 चीजों पे। एक, अगर आप अदालत का फैसला नहीं मानते, वो सिविल कंटेम्प्ट है हमारे लॉ के मुताबिक। दूसरा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कि आप इंसाफ का जो निज़ाम है, कोई केस चल रहा है, उसमें जजेस को, विटनेसेस को या पूरी प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं इलीगली, ये कंटेम्प्ट बनता है। लेकिन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, जो जुडिशियल कंटेम्प्ट तीसरा हमारे कानून में, उससे मैं प्रिंसिपली भी एग्री नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल जजेस को ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि कोई उन्हें स्कैंडलाइज या रिडिक्यूल ना कर सके। ये पुराने जमाने के कवानीन हैं, पाकिस्तान में भी हैं और ममालिक में भी हैं, कुछ ममालिक में, लेकिन ये रिपील भी हो चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल अब हमें इनकी जरूरत है। अदलिया का रोल अब काफी हद तक पूरी दुनिया में पॉलिटिकल हो रहा है, तो अब इसका सहारा लेना कि हमें कोई स्कैंडलाइज या ऑफेंड या रिडिक्यूल ना करे, मुझे इसकी समझ नहीं आती, प्रिंसिपली भी नहीं, और फ्रैंकली ये प्रैक्टिकली भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आपका क्या ख्याल है? इस तरह के कंटेम्प्ट ऑफ सजा भी किसी को हो जाए, फैसल वाडा को हो जाए, वो ही हीरो बनेंगे। अदालत की जो एक रेप्यूटेशन, सैंक्टिटी है, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना ही जस्टिस बाबर सत्तार की सैंक्टिटी को, ना ही जस्टिस अतर मिनिला की। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जो मैंने देखा है अभी ऑर्डर, उसमें उन्होंने, अदालत ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि वो एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसको समझ रहे हैं या सब जुडिस प्रोसीडिंग्स पे बात करना है उसको ये समझ रहे हैं या स्कैंडलाइजिंग समझ रहे हैं। तो अभी तक उस दिन रिपोर्ट नहीं उन्होंने जमा करवाई थी एडिशनल एजी ने अपनी। बट ये बताइएगा, जब वो कहते हैं पगड़ियां उठा देंगे, तो आई हैव टू क्लैरिफाई कि अभी उस ऑर्डर में ये नहीं लिखा कि जो प्राइमा फेसाई कंटेम्प्ट अदालत को लग रहा है वो कौन सा कंटेम्प्ट लग रहा है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट या जुडिशियल कंटेम्प्ट। सो अगर जुडिशियल कंटेम्प्ट है, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन किया क्यों डिसएग्री करती हूँ, लेकिन अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, फिर अदालत को प्रूव करना पड़ेगा कि ये किस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स जो थी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अब तीसरी बात कि करना क्या चाहिए। देखिए प्रिविलेजेस जो है, अब मुझे नहीं मालूम, जो पिछले साल कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट लॉ था, मेरा ख्याल है वो पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया था, क्या उसको सदर ने असेंट दी थी कि नहीं, मुझे याद नहीं है। अगर दी थी तो वो इस जो फखर ने बात की वो प्रिविलेजेस को भी कवर करता है। आई एम नॉट श्योर कि उसको असेंट मिली या उसका क्या बना, ये हमें देखने की जरूरत है। दूसरा, जो रूल्स हैं वो भी प्रिविलेजेस की कमेटी होती है, उनको कवर करती है। क्या वो रूल्स जजेस पे अप्लाई करते हैं, करने चाहिए, मुख्तलिफ बात है। मैं पर्सनली समझती हूँ कि सेनेट में हमारी जुडिशरी का एक स्याह किरदार रहा है पाकिस्तान में, और बहुत से ऐसे मामलात हैं, कंट्रोवर्सीज हैं। आज भी जो बात हुई वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं, वो मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ एक चार्जशीट थी जो हमारे सेनेटर्स ने लगाई। इसमें कोई मेरी नजर में बुराई नहीं है, क्योंकि एक है रिकॉर्ड, बहुत से लोग हैं जो पर्सनल ग्रीवेंसेस भी रखते हैं, उनकी पार्टीज ग्रीवेंसेस रखती हैं अदलिया के खिलाफ, तो वो ये बात करते हैं पॉलिटिकली, ठीक है, मेरा ख्याल है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो करते हैं। और जजेस भी अलीना इंसान है,
आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप गैर जरूरी रिमार्क्स ना दें, ऑफ द कफ बातें ना करें। आप भी ख्याल रखें कि लोग जो आपके सामने हैं उनकी भी इज्जत है, वो भी सिर्फ बेइज्जत होने के लिए अदालत नहीं आते, ये सब ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई कानून साजी करना एक्सेसिव है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में अगर आप देखें, मेरे ख्याल अभी भी ये कवर होता है, लेकिन अगर आप मजीद क्लैरिफाई करना चाहें, अदलिया खुद इसको एक इशू समझे तो वो कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट का इसमें इंटरवीन करना, कोई कानून साजी करके, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। जो जजेस जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है अदालत में, अब तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, हम प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं, हमें नजर आता है एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कि जजेस किस तरह के हैं, और उन जजेस की इज्जत ज्यादा होगी जो अपने सामने जो पार्टीज हैं उनको इज्जत से ट्रीट करें, और जो मेरा ख्याल है कुछ चीजें आपको कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी छोड़ देनी चाहिए। हर चीज के लिए बुला के सजाएं देना, ये करना, फाइन करना, ये क्लैश की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप रिमार्क्स रिस्ट्रिक्ट करने वाली तजवीज कैसी है, प्लीज जरा मुख्तसर बता दीजिएगा। कैसे रिस्ट्रिक्ट है ना, कौन अदालत हो सकता है कैसे रिमार्क्स रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? नहीं हो सकता। ये एक सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात है कि आप रियलाइज करें कि अच्छी इमेज नहीं बनती है दिया कि अगर आप देख रहे हैं कि जजेस, ठीक है, मुझे मौका दीजिएगा, मैं बाकी सबके पास भी, ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। सलीम साफी साहब, सर आपकी क्या राय है, कहिएगा, खासकर तलाल साहब ने अपनी जो ग्रीवियंसेस है वो कहीं, फैसल वाडा साहब ने अपने तरीके से कहा, आप क्या समझते हैं मामले का बेहतर हल क्या है? देखिए, असल में ये जो रिमार्क्स हैं, अगर कुछ कोर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं या फिर पार्लियामेंटेरियन का अगर गुस्से भरा लहजा है, तो या अगर मीडिया में कुछ बातें हो रही हैं, तो ये सब कुछ मज़ाहिर है इस बात के कि इस वक्त इदारों के दरमियान पहले एक तनाव था और वो तनाव अब एक जंग में तब्दील हो गई है। एक तरफ जुडिशरी का एक बड़ा हिस्सा है, दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर हुकूमत उसमें शामिल हो गई, फिर अब उसकी इत्तेहादी जमातें उसमें शामिल हो गई, और दिन ब दिन उसमें तेज़ी आ रही है और तलखी आ रही है। और हर फरीक के रवैये में आप अगर देखते हैं तो वो नॉर्मल हालात की गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि वो एक रिएक्शनरी गुफ्तगू होती है। मैं नहीं समझता कि कोई पार्लियामेंट का कमीशन या कोई पार्लियामेंट की कमेटी इस मसले को हल कर सकता है। अब ये सब वार जोन में दाखिल हो गए हैं, और उससे इसके निकालने के लिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा किसी को नहीं होगा, ना जुडिशरी का इस टकराव में फ़ायदा है, अल्टीमेटली उसका भी नुकसान होगा, न एग्जेक्टिव का इसमें फ़ायदा है, अल्टीमेटली उसका भी नुकसान होगा, न इस्टेब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है, अल्टीमेटली उसका भी नुकसान होगा। और सबसे बढ़ के ये कि मुल्क का इसमें फ़ायदा नहीं है कि उसके इदारे वो एक दूसरे से टकराए, या कोई एक ग्रुप के साथ या एक पार्टी के साथ या एक हुकूमत के साथ वो मुंसलिक हो जाएं। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि इसका बेहतर हल वही है जो अंसार अब्बासी साहब ने चंद रोज़ पहले तजवीज़ दी थी कि सदर को इनिशिएटिव लेकर इन सब को आपस में बिठाना चाहिए, क्योंकि वो वफाक की अलामत भी हैं, और अभी तक पीपल्स पार्टी ज़्यादातर इस जंग में कूदी भी नहीं है, तो उनको इन सब के बड़ों को बिठा के इस मसले को अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करना चाहिए। और उसमें ये सारे जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, कंटेम्प्ट के भी वो डिस्कस कर सकते हैं, रिमार्क्स के भी वो डिस्कस कर सकते हैं, और उसके लिए जब मिल बैठेंगे कमरे के अंदर तो कोई हल भी निकाल लेंगे। सर, आपको लगता है सदर साहब का ये करना दुरुस्त तरफ कदम होगा और मामला को मज़ीद उलझा नहीं देगा? नहीं, इसमें क्या कबाहत है, वो आपस में बैठ जाएंगे तो जुडिशरी को जो शिकायत है एग्जेक्टिव से, वो अपनी शिकायत सामने ले आएंगे, और जो हुकूमत को शिकायत है, तो इस वक्त जो गली मोहल्लों में या पार्लियामेंट में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो बातें हो रही है या रिमार्क्स की सूरत में जो बातें हो रही है, वो गिले शिकवे उधर हो जाएंगे। और ये ऑफ द रिकॉर्ड होगी मुलाकात, ये ऑन द रिकॉर्ड होगी मुलाकात, क्या खदो खाल होंगे? और आपको लगता है सदर साहब के पास इस तरह का बुलाने का, सबको बिठाने का इस्तेकाक है, इख्तियार है? जो चीज़ें इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, और ऑन द रिकॉर्ड उसका रिज़ल्ट सामने आता है। जो रिज़ल्ट उसका होगा, जो अब तफ़हीम होगी, उसको फिर पब्लिक कर दिया जाए, अंदर बैठ के वो एक दूसरे के सामने जो गिले शिकवे हैं वो कर सकते हैं।
इंटरेस्टिंग सर। फ़खर कुछ ऐड करना चाह रहे थे, फिर आपका बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, मैं इसके ऊपर भी एक राउंड करना चाहूँगी, बट अगर सब अपना कमेंट प्लीज़ मुख्तसर रख सकें। फ़खर, बस मैं एक छोटा सा कमेंट, जो उमर चीमा साहब कह रहे थे ना कि चीफ जस्टिस जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से उसमें कोई तरमीम कर सकते हैं जजेस के रिमार्क्स पे पाबंदी देने की। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने खुद अभी कुछ दिन पहले वो 248 के तहत वज़ीर आज़म और वज़रा को जो है वो उन्होंने कहा था इस्तिस्ना है, जबकि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो कह रहे हैं कि हम सबको बुला लेंगे। तो चीफ जस्टिस की तो मैं समझता हूँ कि वो अभी अदलिया जो है वो बिल्कुल डिवाइडेड नज़र आ रही है। वो तो ओपनली चीफ जस्टिस के जो कहा गया था उसको वो वायलेट करते हुए वो कह रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर को बुला लेंगे। तो उस सूरत हाल में ये कोड ऑफ कंडक्ट या ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी जो फ्रूटफुल वो होगी एक्सरसाइज। अच्छा, सदर साहब वाली उसके ऊपर आपका क्या, बल्कि अभी उमर ने और रीमा ने ये कहा कि उनको नहीं लगता कि इस तरह पार्लियामेंट में बुला के इस तरह तो मजीद टकराव होगा, उसके ऊपर भी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने पहले इनिशियली तजवीज़ दी थी कि सही है। देखिए, ये टकराव तो जो है ये एक पूरी हिस्ट्री है टकराव की, हमेशा से ही अदलिया और इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट का टकराव चलता आ रहा है। और मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये जितना ज़्यादा चाहे शिद्दत आपको नज़र आए ये इसी तरह ही चलता रहेगा, कोई इतना बड़ा कोई इसका वो हादसा या वो नहीं होगा। तो ये ऐसे ही जारी रहेगा जो खेल है। बाकी जहाँ तक ये सदर के रोल के हवाले से है, वो तो सदर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही सब कुछ कर सकते हैं आइन के तहत। तो अगर ये हुकूमत, ये खास तौर पे जो इंतज़ामिया है वो इस मसले को वाकई सीरियसली हल करना चाहेगी तो तभी वो सदर को कोई एडवाइस भेजेंगे, अदरवाइज सदर जो है वो बजाते खुद इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत की तरफ से तो हम जैसे वज़ीर कानून के थ्रू मैसेजिंग देख रहे हैं, वज़ीर इत्तलात के थ्रू मैसेजिंग देख रहे हैं कि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं इस सिलसिले में। तो कहाँ तक ये होगा उमर, और अगर आप जवाब देना चाहें फ़खर को। मैं जो रिमार्क्स के हवाले से बात कर रहा था ना, ये कोई ऐसी सेंसरशिप वाली बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। और अगर जजेस को बातें आती हैं या उनका दिल करता है बातें करने को, तो बहुत सारे लोग हैं कि जिनका जजेस के बारे में भी दिल करता है, तो फिर तो इसका कोई एंड नहीं होगा। फिर तो एक फ्री स्पीच का जो प्रिंसिपल है उसके बाबत कोई भी बंदा किसी पर बात कर सकता है। मैं माजी की कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जिसमें अगर कोई अखबार में ऐसी बात आई कि अदलिया में करप्शन पाई जाती है, तो उस पर भी नोटिस हो गए कि आप ये बात किस अंदाज में कर रहे हैं। हालांकि हमारे लोग डेली बेसिस पर इस चीज़ को सफ़र करते हैं। इन पर्टिकुलर के जो एक लोअर जुडिशरी के हवाले से बात होती है, उसमें कोई आगे कोई किसी का पीए ले रहा है, कोई इनके एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर उसको रोका नहीं जा रहा तो फिर जो है उनसे सीनियर जो है उन पर भी एक इतराज़ आ रहा होता है। तो मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल अदलिया की अपनी रिस्पेक्ट के लिए, इंटेग्रिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो रीमा जो बात कर रही थी कि जो आपके सामने जो फ्रीकैन पेश होती हैं, अगर आप उनको इज्जत देंगे तो वो भी आपको इज्जत देंगे। बट ये ज्यादातर मामला नहीं, ज्यादातर मामला जैसे रीमा ने भी कहा ये सेल्फ रिस्ट्रेंट का नहीं है। शुरू कर देगा तो क्या कह रही उमर, ये सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब खुद ही से आप अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें अगर अपने रिमार्क्स में, तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का मामला नहीं है, बजाय इसके कि जिस तरह आप अभी कह रहे थे कि कोई इस सिलसिले में डायरेक्टिव या कोड बनाया जाए और कहा जाए कि बिल्कुल ही रिमार्क्स देने या कुछ, वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो जाए। कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो एक तरह से वॉलंटरी होता है, यानी कि उस पर कोई उसकी वायलेशन पर कोई जरूरी नहीं है कि उस पर कोई एक्शन ही हो। लेकिन मैं तो एक एथिक्स की बात कर रहा हूं ना, जिस तरह हमारी जर्नलिज्म के रिलेटेड कोई एथिक्स हैं, बहुत सारे लोग उनकी वायलेट कर रहे हैं लेकिन उस पर उनके खिलाफ लीगल एक्शन की बात नहीं हो रही। ठीक है, जो जजेस हैं, जजेस को अगर इस चीज को जिस तरह आजकल वो अपनी फ्रीडम के हवाले से आवाज उठा रहे हैं, तो इस पर अगर कोई आवाज उठाए उन्हीं में से कि हमें, अगर हम अपने फैसलों तक महदूद रहें या अपने फैसलों से बोलें, तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम रिमार्क्स देते जाएं। तो मैं उस लिहाज से मैं एक एज अ वॉलंटरी एक एक्सरसाइज के तौर पे बात कर रहा हूं। साफी साहब, क्या आपने भी ये फील किया, क्या आपकी भी ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में या कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा पब्लिक और पोलराइज हो जाने की वजह से रिमार्क्स में भी कुछ पॉपुलिस्ट झलक आती है, या पॉपुलर रिमार्क्स नज़र आते हैं, या वो रुझान नज़र आता है और ज़रा कम अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए? नहीं, देखें, जो लोग अदालती कार्रवाई को देखते हैं तो या तजुर्बा रखते हैं तो उसमें वो बहस हो रही होती है, तो उसमें आप उनको तो पाबंद नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल रिमार्क्स ही ना दें, लेकिन ये पाबंदी तो लगाई जा सकती है कि उन रिमार्क्स को रिपोर्ट ना किया जाए, सिर्फ फैसले को रिपोर्ट किया जाए। तो सर, वैसे ये भी थोड़ी ज्यादती नहीं हो जाएगी?
नहीं, ज़्यादती इसलिए नहीं हुई कि उधर बाज़ औक़ात लाइटर टोन में एक बात होती है, बाज़ औक़ात हंसी मजाक में भी बात हो जाती है, बाज़ औक़ात किसी और मखसूस तनाजुर में बात हो रही होती है, उसका सियाक़ व सबाक़ होता है, उसका सिर्फ वो फ़िक्र आके उससे वो मसाइल बनते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि देखें, इस सिलसिले को ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए, वरना ये कहीं आके नहीं रुकेगा। अच्छा। अगर सियासतदानों के बारे में ये कहा जाएगा, अब मसलन सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में, मैं तो जुडिशरी के मामलात को इतना नहीं समझता, लेकिन तौहीन अदालत के हथियार को इस्तेमाल किया जस्टिस साक़िब निसार ने। लेकिन अब जब बाद में हकीकत सामने आई तो सबसे ज़्यादा एक लिहाज से प्रॉक्सी का किरदार साक़िब निसार और उनके साथी जजेस ने अदा किया था। फिर अभी तक वो जो उनका काम नहीं था, डैम बनाना और उसके लिए फंड जमा करना आज तक वो उसका हिसाब भी नहीं दे सके। लेकिन अपने दौर में उन्होंने बहुत बुरी तरह से ये तौहीन अदालत का हथियार भी इस्तेमाल किया था। और सबसे ज्यादा आप इसके लिए जो वैसे तजवीज़ दे रहे हैं ना कि सदर साहब के थ्रू मीडिएट करवाया जाए सब कुछ, मैं उसकी कानूनी हैसियत पूछना चाहती हूँ रीमा के पास ले जाके। रीमा, क्या समझती हैं इस तरह की कोई टॉक्स, या फिर अगर इस तरह से किसी फोरम पर सदर साहब वज़ीर आज़म की एडवाइस पर बुलाते हैं तो कितनी वायबल होगा ये, और उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। अगर होगा ये इनफॉर्मल डायलॉग होगा, बट आई डोंट नो कौन सी प्रोविजन के तहत किस एजेंडा पे सदर साहब ऐसी कुछ बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस, और मेरा नहीं ख्याल से कोई मसले हल होंगे। देखिए लीना, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। एक हमारे पास खत है जजेस की तरफ से लिखा गया जिसमें वो इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा ये कैंपेन उनमें से कुछ जजेस के खिलाफ शुरू हुई। तो मतलब इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, इसका एक सोशल मीडिया कैंपेन इसका एक एंगल है, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इसका एक एंगल है, ये स्पीचेस जो सब बात कर रहे हैं वो उसका एक एंगल है। सो ये भी एक हकीकत है। माजी में जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने है, अब जो हो रहा है वो भी हमारे सामने है। तो ये भी मेरा ख्याल है इसको इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। दूसरा जो उमर आपने जो बात की कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में एक ही कोड ऑफ कॉन्डक्ट है सुपीरियर कोर्ट जजेस के लिए, और वही कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो डिसिप्लिनरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है। तो आपको रिमूवल भी उसी के बेसिस पे होगा। तो ये मेरा ख्याल है एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको जुडिशरी को ही करेक्ट करना है कि आप एक एथिकल कोड अलग बनाएं और एक डिसिप्लिनरी कोड अलग बनाएं जिसपे सजाएं हो सकें, जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दे सके। एथिकल कोड पे कि कोई ब्लेमलेस है या कोई गॉड फेयरिंग है, आप कैसे किसी को सजा दे सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त यही निज़ाम है अकाउंटेबिलिटी का, जो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। आखिरी बात लीना, देखिए इस तरह के जो इश्यूज हैं ये आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जहां पे आज़ाद एक अदलिया है टू एनी एक्सटेंट, उसका हमेशा एग्जीक्यूटिव से कोई ना कोई टकराव रहता है। ये पूरी दुनिया में हमें नजर आता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि सब जो है वो हंसी खुशी जो है कोएग्जिस्ट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको इसको कंटेन करना है। अगर आप सेनेट में जजेस को बुलाने लग जाएंगे और अगर हर एक को क्रिटिसाइज करने पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिसेस इशू होने लग जाएंगे, ये मेरी नजर में मामला इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ जाएगा। इसको अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन गिवन हमारी पॉलिटिक्स क्या रही है जिसमें अदलिया का एक बहुत सीरियस रोल रहा है, और हमारी तारीख क्या है, इस तरह की बयानबाजी, और तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपने एक बहुत डिस्टिंक्शन क्लियर रखनी है कि स्कैंडलाइजिंग या जजेस के बारे में बिल्कुल तनकीद करना, सवाल उठाना, लेकिन केसेस, ऑन गोइंग केसेस में अगर आपने प्रोसीडिंग्स इन्फ्लुएंस करने की, कि आप जजेस को इस तरह एक कैंपेन उनके खिलाफ शुरू कर दें कि एक आप जो कोर्स है ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स का उसको ही तब्दील कर दें, ये एक मुख्तलिफ चीज है। और इस पे मेरा ख्याल है अदलिया को थोड़ा ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैं एग्जैक्टली आपसे यही जानना चाह रही थी। उस वक्त जब हमने फैसल वाडा का और कंटेम्प्ट का जिक्र भी किया, तो जब एक शख्स मुख्तलिफ केसेस की बिना पर या कुछ भी एक सर्टन जज और फिर जुडिशरी एट लार्ज उनके बारे में कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम पगड़ियाँ उछालेंगे आपकी भी, तो क्या ये उस जुमरे में नहीं आता? क्या ये सिर्फ स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट है इंटरेस्टिंग में इसके बारे में, या फिर ये इन्फ्लुएंस करता है चीजों को? देखिए वो डायलॉग बाजी बहुत अच्छी करते हैं। तो वो जिस तरह अल्फाज का उनका चुनाव है, उन्होंने कहा
अगर कोई मेरी पगड़ी उछालेगा मैं उसकी पगड़ी उछालूंगा। क्या उन्होंने मेरी पगड़ी उछाली? नहीं उछाली तो मैं भी नहीं उछालूंगा। फिर उन्होंने कहा मैं पगड़ी उछालूंगा लीगल कार्रवाई से। तो उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट किया है इस तरह की बातें करके। लेकिन अगेन इसलिए मैं कह रही थी कि अदालत इसे फ्रेम कैसे करेगी, इससे प्रूव कैसे करेगी, रीजनिंग क्या देगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मेरे पास टाइम बड़ा कम रह गया है। सलीम साफी साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं मेरा ख्याल है आपकी बात के ऊपर। साफी साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें हमें जुडिशरी की तरफ से भी कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें सामने आती है ना। अब देखें एक ही किस्म का वाक़या था कि जब गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़त को मंजर आम पे लाए थे अंसार अब्बासी साहब गालिबन, तो उसकी बुनियाद पे तौहीन अदालत के नोटिस उनको मिले। और अब जो लोग ख़त को सामने लाए हैं जजेस के, वो हीरो है, तो उधर से भी डबल रवैये देखने को मिलते हैं। तो असल में तो मैं ना तो ये इसका कायल हूँ पार्लियामेंटेरियन के इस्तेहकाक और इन चीज़ों का, क्योंकि आप अपनी इज्जत करवाते हैं अपने कंडक्ट से और अपने फैसलों से। तो अगर तो पाकिस्तान में सारी चीज़ें कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चल रही होती तो फिर तो हम इसी तरह के तजवीज़ की कभी भी हिम्मत ना कर सकते कि जी सदर को उनको बुलाना चाहिए। लेकिन इस वक्त मामला तकरीबन हर तरफ से बग़ैर कायदे के और बग़ैर ज़ाब्ते के और मनपसंद तरीके से चल रहे हैं। इसलिए जो मैंने भी तजवीज़ दी है उसका बज़ाहिर तो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हुकूमत की एडवाइस पे इस तरह किया जा सकता है। अलीना, जब ये जस्टिस अतर मनीला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम वाले केस पे नोटिस लिया था, तो मेरा ख्याल है बहुत बाय एंड लार्ज उन पे तनकीद भी हुई थी। और एटलीस्ट मैं उस केस में एमाइकस थी। मेरा तो तब भी ये मौक़िफ़ था कि उस पे मीडिया के लिए अंसार अब्बासी के खिलाफ या जन जियो के खिलाफ एक्शन कंटेम्प्ट का नहीं होना चाहिए। और इवेंचुअली उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कंटेम्प्ट का नोटिस ख़त्म हो गया था उनके खिलाफ केस। सो ये मेरा ख्याल है ज़रूरी बात है कि किस तरह जस्टिस अतर मनीला ने उसमें जो बातें भी की, और पहले भी एक फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कंटेम्प्ट का एक केस था, उसमें भी उन्होंने मेरा ख्याल है ये डिस्टिंक्शन अच्छी ड्रॉ की है कि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट पे अदालत को अपना जो दिल है वो बड़ा रखना चाहिए, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो है वो करना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी इंटरेस्टिंगली पहले जो वो लिखा करते थे तब भी उन्होंने स्कैंडलाइजिंग कंटेम्प्ट के खिलाफ लिखा है। और जो जज जेबा वाला मामला हुआ था, इमरान खान साहब, अगर आपको याद हो, वो उस बेंच पे थे जिन्होंने, और उन्होंने इमरान खान साहब की माजरत एक्सेप्ट कर ली थी, इवन दो वो केस क्रिमिनल कंटेम्प्ट के जुमरे में भी शायद आता था। सो ओवरऑल हमने देखा है, और मैं इसको रिपीट करूंगी कि आप अब जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्कैंडलाइजिंग की बात करते हैं तो हमें साकिब निसार साहब के दौर में जाना पड़ता है देखने के लिए कि लोगों को सजाएं हुई या कन्विक्शंस हुई कंटेम्प्ट के लिए। 2016-17 के बाद हमने देखा है अदलिया ने इस पे रिस्ट्रेंट का ही मुजाहरा किया है, और स्कैंडलाइजिंग भी हद तक करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अलीना, अदालत को थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे जो ट्रस्ट है और जो इंडिपेंडेंस है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो अगर ओपनली लोग धमकियां दे रहे हैं जजेस को, अगर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैंपेन्स चला रहे हैं ताकि उन्हें एक तरह से नजर आए कि वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक सीरियस मामला है। और मेरा ख्याल है इस पे एक्शन लेने को हमें तलाल चौधरी साहब या दानियाल अजीज साहब के केसेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपली और प्रैक्टिकली दोनों के एतबार से मेरा ख्याल है ये जरूरी है। फ़खर या साफी साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इस पे यही बिल्कुल अग्री करता हूँ जो रीमा उमर साहिबा से, कि एक तो जो कंटेम्प्ट के हवाले से जुडिशरी को हत्तुल इम्कान जो है वो रिस्ट्रेंट ही करना चाहिए, लेकिन ये जो स्कैंडलाइजिंग दी जो जुडिशरी है, ख़ासतौर पे जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार के जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या वो, इस पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पे जो है वो वही बात जो एक प्रोग्राम में पहले भी रीमा उमर साहिबा कह चुकी हैं कि वो पीका लॉ के ज़रिए भी वो की जा सकती है, बजाय इसके कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए इस तरह के जो मामलात हैं उसको देखा जाए। तो अदलिया को इस हवाले से जो है ये भी सोचना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एक्सेसिव जो यूजेज है वो उसके हवाले से। बट साथ ही रीमा ये भी कह रही है ना कि अब साकिब निसार का मामला थोड़ा पीछे हो गया, तो अब उसको एक फौरी प्रेसिडेंस के तौर पे नहीं देखना चाहिए, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब हम दोबारा से ये उस तरह की वो देख रहे हैं एग्जांपल कि अब दोबारा अगर ये जुडिशरी के हवाले से कोई बात हुई है, स्कैंडलाइजिंग दी जुडिशरी की अगर कोई हुई है, तो उस पर एक बार फिर हम ये सिलसिला देख रहे हैं जो कंटेम्प्ट का, तो वो जख्म ताज़ा हो जाता है।
ठीक है जी बिल्कुल ठीक है जी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है, एज फार एज आई नो, वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के ऊपर है। अगेन, अदालत किस तरह रीजन करती है कि ये ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, वो मेरे लिए जरूरी है। ठीक है। वरना ऑफ कोर्स साथ साथ ये पीका के और वैसे पीनल कोड में भी इस तरह के ऑफेंसेस हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों की लीक करना। दूसरी बात, और मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकली कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए जरूरी है कि हम देख रहे हैं कि सिर्फ जजेस में पोलराइजेशन या डिफरेंसेस नहीं है, आपकी मीडिया में आपके जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वकील हैं, उसमें उनमें भी हैं। तो अब ऐसा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है कि जब चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद होती है तो फिर एक तरफ के लोग हैं जो कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, आज कहा भी इंटरेस्टिंगली, आज फैसल वारदा ने कहा भी कि एक जमात नाम ले लेके तनकीद कर रही है तो उसके ऊपर कुछ नहीं कहते हैं, उसके ऊपर तौहीन नहीं होती है। और जब ये मामला हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो लोग कर रहे थे एक तरह से, वो कहते हैं ना, इंस्टिगेट, कि अब चीफ जस्टिस क्या करेंगे अपनी इज्जत पे। अगर उन्होंने हुकूमत ने जो है वो JIT को सपोर्ट की, बनाई तो नहीं लेकिन सपोर्ट किया, और ये मुकदमा चल रहा था, तो अब वो क्या करेंगे जब दूसरी तरफ के जो जजेस हैं उनके खिलाफ बात हो रही है। तो एक तरह से ये इंस्टिगेशन भी हो रही थी, और मुझे नहीं मालूम ये क्या अदालत को इससे फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं हमारे इंटेलेक्चुअल्स, लॉयर्स, मीडिया में भी, कि ये प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कंटेम्प्ट किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी पॉलिटिसाइज्ड हो गया है। अगर आपको जजेस पसंद है, आप चाहेंगे कि कंटेम्प्ट इस्तेमाल हो, अगर उनके खिलाफ कोई इस तरह की बात हो। अगर आपको नहीं पसंद, आपको लगता है वो पेंडेंट नहीं है, तो आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ कुछ ना हो, खुली आजादी हो। तो मेरा ख्याल है इसमें भी अब एक डिफरेंस आता है। इस चीज को भी देखने की जरूरत है, और जैसे जैसे आगे इस मामले के ऊपर मजीद समातें होती हैं, क्लैरिटी मिलती है, हम भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे, तज्जिया तबसरा करते रहेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।